हेलो बच्चों आज की क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके सुपरपोजिशन, उस पे बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों? देखो, जैसे अगर मान लो एक आदमी बोल रहा है तो उसकी जो साउंड होती है किसी पर्टिकुलर रीजन तक जा सकती है जिसमें उसकी साउंड को कोई दूसरा ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही एक मास है तो मास के चारों तरफ उसका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है जिसमें वो दूसरे मास को अट्रैक्ट कर सकता है। अब जैसे अर्थ के आसपास कोई ऑब्जेक्ट होता है तो अट्रैक्ट हो जाता है। अब अर्थ की वजह से क्या एक दूसरे यूनिवर्स में रखा हुआ ऑब्जेक्ट, सॉरी दूसरी गैलेक्सी में रखा हुआ ऑब्जेक्ट क्या अट्रैक्ट हो सकता है? नहीं, तो वहां तक अर्थ का फील्ड नहीं है। तो बिल्कुल ऐसी एक चार्ज के चारों तरफ भी उसका एक ऐसा स्पेस होता है, रीजन होता है जिसमें वो दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। दैट स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जैसे ये चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव मान लिया, तो यहाँ एक चार्ज रखा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, उसको अट्रैक्ट कर लेगा। ये यहाँ रखा तो भी कर लेगा, लेकिन बहुत दूर रख दिया इससे तो शायद वहां तक इसका फील्ड ना हो। तो ऐसे स्पेस को जिसमें वो दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्पेस और रीजन around a charge in which it can attract or repel another charge। ठीक है बच्चों, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे इसको, जिसमें वो अट्रैक्ट या रिपेल कर सके दूसरे चार्ज को। ठीक है, अब अट्रैक्शन जो है वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। समझ रहे हो भाई? चार्ज के पास जाओगे तो उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उससे दूर रहोगे तो कम होगा। तो इस क्वांटिटी को कैसे मेजर करें? तो एक वर्ड लिया हमने, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, और इसका सिंबल हुआ वेक्टर ई। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको समझना है तो पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पहले उसे समझेंगे फिर इस बात को समझेंगे। जैसे अगर मुझे मून के ग्रेविटेशनल बिहेवियर को समझना है कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो मेरे पास दो डाटा है। एक में मैं किसी बच्चे का नाम लेता हूं, जैसे जियान। मैं कहूं मून के ऊपर जियान का वेट 40 किलो है। अगर वहां तराजू से तोलते हैं तो 40 किलो की रीडिंग आती है। ठीक है, एक रीडिंग तो मुझे ये दी आपने ऑब्जर्वेशन। एक मैंने बोला कि मून के ऊपर अगर 1 kg मास रखा जाए तो उस पर फोर्स लगता है 1/10 न्यूटन, सॉरी 1/6 न्यूटन। ठीक है, मतलब अगर मून पे कोई वेट रखा जाए, 1 kg मास रखा जाए तो उस पर लगता है 1/6 न्यूटन फोर्स। और जियान की वेटिंग क्या है, रीडिंग वहां पे 40 kg यानी कि 40 g न्यूटन। ठीक है, अब मुझे बताओ मेरे लिए सबसे यूजफुल डाटा कौन सा है अगर मून की ग्रेविटी के बारे में समझना है? ये वाला या ये वाला? ये वाला ज्यादा बेटर डाटा है। क्यों भाई? ये 40 kg वजन है, g फॉर ग्रेविटी, mg बोलते ना, तो mg वेट हो गया। आप सोचो, वेट आपने लिख दिया जियान का, अब जियान को ढूंढे यार, जियान का अर्थ पे कितना वेट है, फिर मून पे कैलकुलेट करें तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस डाटा से देखो, आपको पता लग गया 1 kg को इतना वेट होता है। 1 kg क्या होता है? 1 × g न्यूटन। और आपको पता लग गया 1/6 न्यूटन है इस पे मून के ऊपर। तो अगर मैं कहूँ यार बताना 50 किलो का कितना वेट होगा वहां, रीडिंग क्या आएगी, तो 50 × क्या कर दोगे? 1 kg का वेट। समझ में आया? तो जितने किलो भी आपके पास मास होगा उसकी मल्टीप्लाई करते जाना इसमें, यानी कि यूनिट के लिए हमें पता लग गया। जैसे डेंसिटी पता करते हैं, कॉपर की डेंसिटी मान लो हमने कहा कि भाई 9000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो 9000 किलोमीटर पर क्यूब, यानी कि अगर 1 मीटर क्यूब का पता लग गया, अगर मैं कहूँ यार इतना ये 6 मीटर क्यूब है तो मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हमारे लिए जो यूनिक वैल्यू होती है, अच्छी वैल्यू होती है जिनसे हम कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, वो होती है यूनिट के लिए। एक यूनिट के लिए कैलकुलेट कर ले। तो बिल्कुल ऐसे हमने क्या काम किया, मान लो हम कह रहे हैं कि यार इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यहाँ किसी रीजन में कोई फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, जो भी चार्ज ला रहे हैं उस पर फोर्स लग रहा है। तो अगर
एक कूलम, समझ रहे हो, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले आए हम, तो उस पे जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लिमिट डेल्टा क्यू टेंड्स टू 0। ठीक है, देखो अगर ये क्या लिखा जाता है, इसका मतलब होता है डेल्टा क्यू टेंड्स टू 0, यानी कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू उस यूनिट सिस्टम में। तो अगर वो चार्ज हम रख दें यहाँ पे, तो उस पे लगने वाले फोर्स को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इट इज कूलम फोर्स ऑब्जर्व बाय, देखो बच्चों, ये जिस चार्ज को लाके रखते हैं ना हम फील्ड में, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो एक कूलम के आसपास का चार्ज लाके रख दिया, उस पे जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ऑब्जर्व स्पेलिंग, इट इज कूलम फोर्स ऑब्जर्व बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, देखो अगर ऐसे बताता हूं मैं, और Q नोट 1 हो जाए, ठीक है, Q नोट 1 हो जाए तो E किसके बराबर हो जाएगा, F के, है ना। तो कूलम फोर्स के बराबर आ गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आप कहोगे सर आप 1 क्यों लिख रहे हो, आप तो Q नोट टेंड्स टू 0। यहाँ टेंड्स टू 0 का मतलब वैल्यू नहीं लिखना है यहाँ की, मतलब इतना छोटा फील्ड हो वो दूसरे के फील्ड को ऑब्जर्व करे बस। जैसे मान लो एक ट्यूबलाइट जल रही है इस रूम में, मैं दूसरी ट्यूबलाइट लाऊं और उसमें एक ऐसा डिवाइस लेके आऊं जो इसकी लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करे, और उस डिवाइस के अंदर गलती से एक ट्यूबलाइट पहले से लगी हुई है, तो इस ट्यूबलाइट और एक उसके अंदर ट्यूबलाइट लाइट तो बढ़ जाएगी। यानी कि जो डिवाइस लाओगे मेजर करने के लिए उसकी अपनी लाइट नहीं होनी चाहिए, तभी तो मेजर कर पाओगे सही से। तो एक चार्ज हम लेके आ रहे हैं दूसरे के फील्ड में और फील कर रहे हैं कि इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो उसका अपना फील्ड ना हो, तो वो छोटे से छोटी वैल्यू, तो छोटी से छोटी वैल्यू ऐसे Q टेंड्स टू 0 लिखते हैं, Q नोट टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ये टेस्ट चार्ज है और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। तो अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स के बराबर। ठीक है, एक बात और बताता हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक स्पेस है, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई ये बात। तो आज से इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस ना सोच के जनरली इस टर्म को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बोला जाता है इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शॉर्टकट में लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। अब देखो अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो फोर्स न्यूटन पर कूलम हो गया ये। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। इस इंटेंसिटी का कौन नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज बाय ऑल्सो नोन पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्यों बोलते हैं इसको अभी नहीं, अगले चैप्टर में जाके पता लगेगा। ठीक है, अभी बस नाम रख लिया कि हाँ भाई इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो हमें ओवरऑल एक फॉर्मूला मिल गया कि E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट, और अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नोट इंटू एफ इक्वल टू क्यू नोट ई। देखो इसका मतलब समझो फिर, इलेक्ट्रिक फील्ड को अब हिंदी में इतना तो मैथमेटिकली मैंने लिखा है जैसे किताब में। इसका मतलब है कि मान लो इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यहाँ किस चार्ज की वजह से, मान लो इस बोर्ड पे चार्ज है उसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक कूलम चार्ज 1 कूलम चार्ज लाके फोर्स पता कर लूंगा कितना लग रहा है, तो उसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो ये हो गई। अब मान लो कोई बच्चा 10 कूलम चार्ज लाया, तो 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, फोर्स आ जाएगा नहीं। तो यूनिट वैल्यू के लिए पता कर लिया, अब कोई भी चार्ज आएगा उसको मल्टीप्लाई करके फोर्स पता लग सकता है। तो इसलिए ये एक यूनिक वैल्यू हुई। ठीक है, अच्छा ये एक वेक्टर क्वांटिटी और ऐसा यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हो आप। अब देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या सिंपली क्या बोल सकते हैं हम इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पता करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर एक चार्ज है उसके चारों तरफ किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो ये चार्ज है सोर्स चार्ज। ये क्या मतलब होता है सर सोर्स चार्ज का, भाई ये इसकी वजह से पता करना है। ठीक है,
और कहाँ पता करना है, मान लो एक पॉइंट यहाँ ले लिया हमने, हम पता करने जा रहे हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ फिजिकल सिग्निफिकेंस, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ 1 कूलम चार्ज रख दूं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ये पूछना चाह रहे हैं भाई, यही तो मतलब है इसका। तो देखो हम क्या करते हैं बच्चों, पहले एक, ये तो पॉइंट है, यहाँ कुछ नहीं रखा था, ठीक है, हमने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया, ठीक है, टेस्ट चार्ज। अब सोचो इस पे फोर्स लगेगा इन दो के बीच में, दोनों पॉजिटिव है, तो रिपेल होंगे ना, रिपेल, तो फोर्स इधर लगेगा, ठीक है, फोर्स लगाइए, तो फोर्स कितना होगा 1/4πε0 Q0 बाय R स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, ये फोर्स आ जाएगा। अब देखो E इक्वल टू F/Q0, ठीक है, E इक्वल टू F/Q0, जब आप इसे डिवाइड करोगे Q0 बाय Q0, ऐसे डिवाइड हो गया 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर। भाई ये तो हमने इस पर फोर्स पढ़ा, और इस फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तरीका ये भी था कि डायरेक्ट इस Q0 की जगह क्या कर लेते 1, तो भी यही बनता है ना। तो अच्छा एक बात बताओ, इसकी डायरेक्शन ऐसे करते हैं ना, ये अगर वेक्टर में लिखते हैं तो फील्ड की डायरेक्शन फोर्स के बराबर, तो फोर्स किधर है, इधर की तरफ। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट चार्ज Q की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो अवे ही तो आएगा, समझाया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज था ये, तो अवे होगा। कैसे पता लगा कि पॉजिटिव चार्ज रख के देखा, टेस्ट चार्ज, फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो यानी कि आज हमें पता लगा कि अगर हमारे पास एक चार्ज Q है तो R डिस्टेंस पे 1 कूलम पे वो इतना फोर्स लगाएगा। सर अगर मैं 5 कूलम रख दूं वहां पे कितना फोर्स आएगा, तो 5 इंटू दैट वैल्यू E कर देंगे, फोर्स आ जाएगा, है ना। तो ये बात पता लगी। और पॉजिटिव से ये अवे होता है। सर अगर नेगेटिव होता तो देखो, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता बच्चों, तो इस पॉइंट पे नेगेटिव की अगर मैं यहाँ टेस्ट चार्ज रखूंगा पॉजिटिव, तो किधर खींचेगा, या अट्रैक्ट करेगा ना अपनी तरफ, तो डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ। तो आज से समझ लेना है कि नेगेटिव चार्ज से उसकी तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जैसे मैं तुमसे पूछूं यार ये प्लस Q है, यहाँ पे बताना जरा, तो तुम कहोगे सर ये पॉजिटिव है ना, तो इससे अवे होगा। मैं कहूँ कि यार ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉइंट है, बताना, तो नेगेटिव से उसकी तरफ, ठीक है, कहीं पे भी पॉजिटिव से बाहर की तरफ अवे, और नेगेटिव से उसकी तरफ। रीजन आपको समझा दिया कि जो चार्ज रखते हैं पॉजिटिव चार्ज, उस पर फोर्स लगता है ये, ठीक है। क्लियर है बच्चों। अच्छा वैल्यू, तो यहाँ जैसे हमने याद करो, मैंने जब फोर्स लिखाया था ऐसे मैग्नीट्यूड वाइज लिखाया था, अब लिख देता हूँ मैं, तो वैल्यू यही होगी, बस पॉजिटिव से अवे होगा, नेगेटिव से टूवर्ड्स होगा। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो लिख के दिखाता हूँ। जैसे देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये ओरिजिन है, और इसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R, ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी R कैप। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो देखो E इक्वल टू, पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं, 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखते हैं 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। तो R क्या होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं होगा, अगर ये वेक्टर है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर है इसकी, बाहर की तरफ, ऐसे। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, ठीक। अगर नेगेटिव चार्ज होगा, फॉर नेगेटिव के लिए कैसे लिखोगे बच्चों, मान लो Q है तो इधर की तरफ होगा ना, ठीक है, तो माइनस R कैप बाहर की तरफ, तो माइनस R कैप अंदर की तरफ होगा, तो इसके लिए हो जाएगा ऐसे, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। वेक्टर में यूज नहीं करेंगे हम जनरली, बहुत रेयरली यूज करते हैं, लेकिन लिख लिया। क्लियर है बच्चों।
अब देखो, जिसको वेक्टर फॉर्म में लिखना सीखा, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एक बार फिर मतलब समझ लो कि अगर मैं यहाँ 1 कूलम चार्ज रख दूँ तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है ये पता लग गया, ये वैल्यू है। अगर मैं यहाँ 8 कूलम रख दूँ तो सीधे इसमें यहाँ 8 मल्टीप्लाई कर देना, फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें समझना था। अब देखो बच्चों, अब एक बात और है, अगर एक चार्ज है Q प्लस Q, तो पॉइंट P पे, अब यहाँ देखो, अभी क्या था, कूलम फोर्स में मैंने पढ़ाया, तो कूलम फोर्स में चार्ज रखा होता तो उस पर फोर्स पता करते थे। यहाँ कोई चार्ज वार्ज नहीं है, यहाँ तो पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ भाई, यहाँ पे इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप कहोगे सर बाहर की तरफ होगा ऐसे, और वैल्यू होगी KQ/R², K इज 1/4πε0। ठीक है, मान लो मुझे कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को R के साथ प्लॉट करके दिखाओ, ग्राफ बनाओ, तो देखना बच्चों, ये E बनाया मैंने और R इधर। अगर मैं R 0 कर दूं, भाई इस एक्सिस पे तो R 0 होता है ना, तो R 0 करने से E क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। समझ रहे हो, R 0 करा इन्फिनिटी, तो Y इन्फिनिटी। और अगर मैं R बढ़ाता जाऊं तो E घटता जाएगा, और R बढ़ाते बढ़ाते एक दिन मैं इन्फिनिटी कर दूं तो KQ/, क्या आएगा, 0, है ना। अगर मैं R इन्फिनिटी कर दूं तो, समझ रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। और अगर मैं R 0 करता हूं तो KQ/0 तो इन्फिनिटी। तो सोचो ये कैसा ग्राफ हुआ, हाइपरबोला नहीं हुआ ये, ऐसे हाइपरबोला ऐसे होते हैं। देखो ये पैरेलल हो गया, कट नहीं करेगा इसको, ये कहाँ जाके, R जब इन्फिनिटी होगा, बहुत दूर होगा, तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। और जब R 0 होगा, देखो ये वाले पे ये अलग अलग केस है, ये अलग और ये अलग। और जब R 0 होगा तो इधर R घटता जा रहा है 0, तो E क्या होगा, देखो बहुत बहुत ऐसे जा रहा है ना ऊपर की तरफ ये, तो E क्या हो जाएगा, 0। भाई इन्फिनिटी पे जाके टच हो जाएंगे, ये पैरेलल लाइन हमेशा इन्फिनिटी पे टच होती है। तो इस तरीके से ग्राफ बना लिया आपने पॉइंट चार्ज के वजह से। क्लियर है। अगर -Q चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टा होती, नेगेटिव x में, तो इधर बना लेते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना। तुम्हें पहले 4 कूलम चार्ज है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 mod of Q/R², ये पढ़ा है। ठीक है, मैं कहूँ कि यार 4 कूलम चार्ज है और ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, पॉजिटिव चार्ज है ये, तो क्या कहोगे, सर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, है ना। और कितना होगा, E = 1/4πε0, Q कितना है 4, और डिस्टेंस कितनी है 10 की पावर -2, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 9 × 10 की पावर 9, 4/10 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। आगे कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस था। ठीक है, अगर मैं कहता -4 है तो तुम क्या करते, इधर की तरफ ले लेते, यहाँ मोड़ ही देते, बस डायरेक्शन रिवर्स कर देते। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई, है ना। अब देखो, अब क्वेश्चन है सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई ये तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से पता किया आपने, एक ही चार्ज था, पता कर लिया। अगर बहुत सारे चार्ज हो, जैसे कूलम फोर्स में पढ़ा था कि 2-3 चार्ज होते तो क्या करते थे, तो सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है या स्केलर है, बोलो, स्केलर है ना, नहीं है। देखो बच्चों, मान लो ये और O है पॉइंट, यहाँ पे एक चार्ज है Q1, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एक चार्ज है Q2, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है, और एक चार्ज है Q3, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो बताओ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर सम होगा या वेक्टर सम होगा, है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू different charges will be vector sum due to different charges,
ओ वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस, ठीक है। अब देखो, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ विल बी वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस E2 अप टू En, जितनी भी चार्ज पार्टिकल है सबके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, ठीक है। वेक्टर सम मतलब यहाँ 2 और 2 4 नहीं होंगे, यहाँ 2 और 2 4 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं और 2√2 भी हो सकते हैं। क्लियर है बच्चों, समझाया। अब देखो, मान लो वेक्टर सम लेना है, मतलब जैसे मैंने कूलम फोर्स में किया था, ठीक है। वेक्टर सम का मतलब होता है कि रिजल्टेंट कुछ भी आ सकता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों देखने। तो ये एक सिंबलिक बात थी कि भाई सुपरपोजिशन में वेक्टर सम लेना है, बस ये बात पता लगी इतना लिखने से हमें। अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया कि बेटा 2 कूलम और ये 4 कूलम, ये पॉइंट P है, मिड पॉइंट, इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बताओ। दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं, तो बताओ क्या पूछा जा रहा है। भाई यहाँ पॉइंट है, ये कोई चार्ज वार्ज नहीं रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो देखो पहले इसकी वजह से देखते हैं, इसका नाम A, इसका B, इसकी वजह से इस पॉइंट पे अवे, तो अवे का मतलब E ऐसे हो गया, और B की वजह से ये भी पॉजिटिव है, अवे, ठीक है। 2 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, बताओ क्या सिखाया था, वेक्टर भी पहले कूलम फोर्स में सिखाया था कि सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ना, EB माइनस EA। सर ये आपने B में से क्यों घटाया, मुझे लग रहा है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, डिस्टेंस इक्वल है, इसका वाला इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो EB बड़ा होगा। तो K इंटू 4/10 का स्क्वायर, K इंटू 2/10 का स्क्वायर, 2K/100, ठीक है। बड़ा सिंपल से है, बस ध्यान रखना ये मीटर में है, तो सेंटीमीटर में आया, मिलीमीटर में, तो उसको कन्वर्ट करना है मीटर में, और चार्ज माइक्रो कूलम में होगा तो उसको कूलम में लिखना, ठीक है। समझ आया बच्चों। दूसरा क्वेश्चन बोला ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और होगा किधर, नेट इधर, क्योंकि EB बड़ा है तो बड़े की तरफ होगा डायरेक्शन। ऐसे बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन दिया, बड़ा इजी होता है यार ये चैप्टर। ये 2 कूलम माइनस 3 कूलम, ठीक है। डिस्टेंस इधर से 5 सेंटीमीटर, इधर से भी 5 सेंटीमीटर, इस पॉइंट पे पूछ रहा है। तो देखो इसका नाम A, इसका B। A की वजह से किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे, और B की वजह से उसकी तरफ, ठीक है। तो क्या लिखोगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P EA प्लस EB, और इन दोनों का सम, भाई समझ में आ रहा है, पॉजिटिव से तो अवे और नेगेटिव से उसकी तरफ, B से तो उसकी तरफ होगा, तो इसलिए क्या कर दिया मैंने, ये जोड़ दिया, ठीक है। देखो पॉजिटिव से इसकी तरफ, नेगेटिव से इस, नहीं सॉरी, इस पॉजिटिव से तो अवे, तो अवे का मतलब इधर की तरफ, और नेगेटिव से उसकी तरफ, तो ऐड हो गया। तो 2 वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होते हैं जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, K इंटू 2/5, सेंटीमीटर में लिखा आज तो ऐसे मीटर में, प्लस K इंटू 3, 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। आगे सोल्व कर लो, क्लियर है। कितना आएगा, 5K इंटू 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो इस तरीके से आपने 2-3 चार्ज की वजह से रिजल्टेंट फाइंड करना सीखा, ठीक है। 2 की, देखो बच्चों अब एक क्वेश्चन देखते हैं, रिवाइज करते हैं जो हमने पिछले कूलम फोर्स में पढ़ के आए हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं मैं तुमसे कि यहाँ 2 कूलम चार्ज है, ठीक है, और यहाँ 8 कूलम चार्ज है, 10 मीटर की सेपरेशन है इनके बीच में, ठीक है। आपको बताना है इन दोनों चार्ज के बीच में कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, वो पॉइंट बताना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। तो देखो बच्चों, इस पॉजिटिव से इनके बीच में देखना है, तो मान लो मैंने एक पॉइंट मान लिया अपनी तरफ से P, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, EA, है ना, ये A और ये B, और इस पॉजिटिव की वजह से इधर, मानते बच्चों। अब देखो क्या होगा बच्चों, अगर नेट फील्ड 0 है
तो ये अपोजिट में है ई बी माइनस ई ए इक्वल टू 0, तो ई ए इक्वल टू ई बी, मानते हो? और ए की वजह से कितना होगा, के 2/x², भाई के क्यू/r² होता है ना, और इस वाले की वजह से कितना होगा, के 8 कितनी डिस्टेंस है ये 10 - x का होल स्क्वायर, के से के ये 4 टाइम्स, रूट ले लो दोनों तरफ, तो यहाँ से सॉल्व करके आएगा 10/3। अब ये डाटा मैंने पहले भी लिया था, एक क्वेश्चन में याद होगा आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मतलब कूलम फोर्स में दो चार्ज के बीच में एक चार्ज रखवाया था कि कहाँ रखें ताकि उस पर नेट फोर्स 0 हो। ये वही क्वेश्चन है, देखो x 10/3 आया था, तो यहाँ पे कूलम फोर्स 0 था। आज हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो कोई भी चार्ज लेके रखो आप यहाँ पे, तो फोर्स 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब 1 कूलम चार्ज पे फोर्स 0 है। अगर यहाँ रख दिया तो 1 की बजाय आप 2 कूलम रख लो, 3 कूलम रख लो, 0 आएगा। भाई क्या पढ़ा है हमने रिलेशन अभी, Q × E ना, तो जब E ही 0 है तो कितना भी चार्ज रख देना फोर्स क्या आएगा, 0। क्लियर है? अब देखो, अब हमें एक क्वेश्चन और मिला। अब ये आपको बताना है कि ये 2 है, ये -8 कूलम है, तो बताओ आज किधर होगा पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। तो देखो बच्चों, सोचो, ये 2 कूलम, ये -8 कूलम, अगर आप इधर रख देते हो तो B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे टुवर्ड्स द चार्ज और A से अवे फ्रॉम द चार्ज, है ना, अपोजिट होगा, लेकिन 0 नहीं हो पाएगा। क्यों? सोचो, बड़े चार्ज के इलाके में है भाई, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है इसका, इसके इलाके में है तो ई बी हमेशा ई ए से बड़ा होगा। छोटे चार्ज से दूर कर दिया पॉइंट, तो अपोजिट तो है ये, लेकिन कभी भी ये बराबर नहीं हो पाएंगे क्योंकि बड़े चार्ज के इलाके में है। तो क्या करें, क्या बताया था उस क्वेश्चन में पहले भी, इधर ले लो पॉइंट हमेशा छोटे चार्ज के इलाके में लेते हैं, तो ये ई ए और ये ई बी, ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो देखो, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे 0 करना है तो इसे 0 लिख दो, E A इक्वल टू ई बी, ई ए कितना होगा, K × 2/x², और ये कितना होगा, K × 8/10 + x का होल स्क्वायर। K से K कट गया, ऐसे स्क्वायर रूट ले लो, इसका आंसर आएगा 10। सेम क्वेश्चन कराया था कूलम फोर्स में, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया कि भाई x कितना होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब देखो, ये सारे चार्ज एक ही लाइन में है, या तो हेल्प कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं। अगर किसी एंगल पे हो जाए तो देखते हैं, नया क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, समझ में आया बच्चों? साइड ए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, पॉइंट पी पे, ठीक है। मतलब इस पे 2 चार्ज रखे हैं, इस कॉर्नर पे, इस पे भी रखा है, ये खाली है, तो इस खाली कॉर्नर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बताना है। तो देखो इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा E0, ठीक है। अब देखो, इस पॉजिटिव से इधर जाएगा E0, ये 60, ये 60, और देखो ये भी कितना होगा बच्चों, 60, ये 60, 2 वेक्टर हैं, इनके बीच में एंगल 60 हो गया। तो रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या होता है, A² + B² 2AB cos θ। वो लगा सकते हो, या जो दूसरा तरीका बता रहा हूँ वो देख लो। अगर ये 60 है तो ये भी 60, ये 60, यहाँ रिजॉल्व करके देख लो। E0 का इधर कंपोनेंट E0 cos 60, E0 cos 60, ठीक है, कट गया, अपोजिट है। और इधर की तरफ जो कंपोनेंट होंगे E0 sin 60, E0 sin 60, सेम डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा एंड इट विल बी E = 2E0 sin 60, ठीक है। E0 कितना होगा बच्चों, तो KQ/A², है ना। sin 60 कितना है, √3/2, ठीक है। ये फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस पॉइंट पे, ठीक है।
बड़ा इजी है बिल्कुल, जैसे अगर आपने कूलम फोर्स वाली क्लास सही से अटेंड करी थी तो ये बिल्कुल सेम वही है। वहाँ चार्ज रखा होता था कोई क्यू नोट, आज वो क्यू नोट को 1 मान लो। अब मैं जैसे क्वेश्चन बोलूँ कि यहाँ मैंने 3 कूलम चार्ज रख दिया लाके, 3 कूलम माइक्रो कूलम, 3 माइक्रो कूलम चार्ज रख दिया, उस पर कितना फोर्स लगेगा? तो सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है आपको, तो फोर्स कितना होगा? क्यू ई होता है नहीं, क्यू नोट ई, तो 3 माइक्रो कूलम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो जो भी है, ऐसे कर सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, और चेक करते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन अपनी। ये Q, ये Q, ये Q, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है भाई। ठीक है, तो देखो बच्चों, A, ये A, इन तीनों कॉर्नर पे चार्ज रखा है, वो कॉर्नर खाली है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो देखो बच्चों, इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, तो कितना हो जाएगा? ई नोट, ई नोट। ठीक है, इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इनका रिजल्टेंट लिख लो पहले। ई नोट होगा कितना किसी एक का? के क्यू बाय ए स्क्वायर। मानते हो बच्चों? तो देखो, अगर ये इक्वल है तो इनका रिजल्टेंट पक्का ई नोट रूट 2 होगा और 45 पे गुजरेगा। ध्यान से सुनना बात को, अगर ये होता Q, ये होता 2Q, फिर ये रिजल्टेंट 45 पे नहीं जाने वाला था, लेकिन इस क्वेश्चन में इजी कर दिया उसने, Q और Q लिख दिया, तो रिजल्टेंट 45 पे गया। अब इसको मिटा देते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे आया। और अब इसकी बारी है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा ना, इसी लाइन पे होगा। ठीक है, पॉइंट P पे, और ये डिस्टेंस कितनी होती है? ई रूट 2। इसको ई डैश बोल देते हैं, डैशिंग कर दिया इसको। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? ई डैश प्लस ई नॉट रूट 2। ई डैश कितना होगा कि ई डैश है बच्चों इस चार्ज की वजह से, तो के क्यू बाय ए रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस ई नोट की वजह से, इसकी वजह से ई नोट तो ये हमने लिख भी रखा है वैसे, के क्यू बाय ए स्क्वायर रूट 2। ठीक है, समझा बच्चों? तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जा सकता है। किसी को डाउट है तो बोल दो, बोलो, समझाइए बात। अब देखो, मिटा देता हूं मैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट। अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, कितनी प्रैक्टिस करो आप क्वेश्चंस की। ठीक है, जैसे अगर मैं ये कहूं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों जो बेसिक प्रैक्टिस से कर सकते हो आप। जैसे इन्हें देखने में ये लेंदी लगते हैं लेकिन इनकी इजी होती है कैलकुलेशन। जैसे ये Q, ये Q, ये 2Q, ये माइनस Q। क्लियर है बच्चों? कुछ और लिख लेते हैं, इधर 3Q लिख लेते हैं, कुछ भी डराने के लिए कुछ भी चलेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस A, साइड A है स्क्वायर की, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, सेंटर पे। अच्छा, अगर ये आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, तो पक्का 0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कूलम फोर्स में पढ़ के आए हम ऐसे क्वेश्चन। और यहाँ से y डिस्टेंस इधर चले जाए इस प्लेन में तो भी कैलकुलेट करके आए हम, तो वो क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे अब। ठीक है, अभी हम सिंपल ये बेसिक क्वेश्चन ऐसे देखेंगे। तो देखो इसकी वजह से यहाँ पे ये डिस्टेंस r मान लो P तक, वैसे r होगा a बाई रूट 2। पता होगा आपको a बाई रूट 2 कैसे? ये टोटल a रूट 2, उसका आधा a बाई रूट 2। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट होगा ऐसे, और बिल्कुल ये वही है जो मैंने कूलम फोर्स में आपको सिखाया था, वहाँ की मैंने तब आपका यहाँ काम थोड़ा कम कर देगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो देखो के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसकी वजह से देखो जब आप इसका लिखोगे तो क्यू की जगह क्या लिख दोगे? 2Q। माने बच्चों? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बस उसमें देखो, अगर यहाँ के क्यू बाई आर स्क्वायर है इसके लिए, तो उसके लिए बस Q की जगह 2Q है ना। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ तो 2 ई नोट नहीं हो जाएगा ये? ठीक है,
बिल्कुल ऐसी माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे ई नॉट, और 3 क्यू नॉट की वजह से 3 नॉट। समझो, बट क्यू की जगह इसमें 3 क्यू लिखेंगे आप। अब देखो इन दोनों का हिसाब लगाओ, 2 ई नॉट और इधर ई नॉट, तो 2 ई नॉट में से ई नॉट घट के कितना बचेगा, ई नॉट, और ये ई नॉट प्लस ई नॉट 4 ई नॉट, ये एंगल 90, तो रिजल्टेंट कितना होगा, ई नॉट स्क्वायर प्लस 4 ई नॉट का स्क्वायर, ये हो जाएगा 17 ई नॉट। ठीक है बच्चों, और ई नॉट कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप बेसिक अलग अलग डायग्राम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अगर डिफरेंट दे रखे हैं तो सुपरपोजिशन और रिजोल्यूशन मेथड लगाओ। ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा हमने। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन थे सारे, ये सब पॉइंट चार्ज के लिए थे। अगर पॉइंट चार्ज ना हो तब क्या करेंगे? ठीक है, जैसे याद करो कूलम फोर्स में भी मैंने एक लीनियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके दिखाया था, सॉरी कूलम फोर्स फाइंड करके दिखाया था ना। तो ऐसी सिचुएशन आज हमारे सामने है, यहां पे भी हमें डिफरेंट ज्योमेट्री की वजह से कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम बेसिक डेरिवेशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर चार्ज्ड रिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर चार्ज्ड रिंग। अब देखो बच्चों, एग्जाम्पल लेना है, रिंग कैसी होगी। मैंने रखी थी यार, यहां से चुरा ले जाते हैं बच्चे हमारा सामान, काले चोर। देखो भाई नहीं मिल रही है, मतलब मैं वैसे ही डायग्राम बनाता हूं। जैसे ये रिंग है, ये कैसी रिंग है, ये अगर सामने से देखो तो रिंग है, सर्कल दिखता है। ये रिंग ऐसे रखी हुई है, मतलब अगर हम ऐसे कहें ये x, ये y और ये z प्लेन, तो y z प्लेन में रखी है ऐसे। क्लियर है बच्चों? और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है आपको। ठीक है, इस पूरी पे चार्ज फैला हुआ है, q q q q ऐसे। ठीक है, इसका रेडियस r है। ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये मतलब बता रही है कि पिछले वाला हिस्सा है रिंग का, ये वाला बाहर की तरफ है। ऐसे होता है ना ऐसे, तो जो बाहर वाला हिस्सा है वो डार्क लाइन से और जो डॉटेड लाइन है वो पिछला हिस्सा है। ठीक है, ये ऐसे, मतलब पिछला हिस्सा डॉटेड लाइन और ये वाला डार्क लाइन। हमसे पूछा जा रहा है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो सोचो, अब तक तो हमने क्या किया था बच्चों, पॉइंट चार्ज की वजह से फाइंड कर रहे थे। तो याद करो, मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि जब ऑब्जेक्ट आ जाता है, कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो उसको हम छोटे छोटे पॉइंट चार्ज से मिलके मानते हैं। अगर वायर है तो, डिस्क है तो रिंग से मानते हैं, है ना, स्फेयर है तो होलो स्फेयर से। और मेरी एक वीडियो थी जो मैंने आपको बोली थी कि आप देख लें इंटीग्रेशन के लिए, उसमें इंटीग्रेशन क्यों लिया जाता है, स्पेशली एलिमेंट ले लेके समझा रखे हैं, तो उसे आप देख सकते हैं। बाकी वैसे भी समझ में आ जाएगा, छोटी बात है, इसको कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट है, ये डी क्यू चार्ज। ठीक है बच्चों, डी क्यू चार्ज है, ये छोटा सा एलिमेंट है। हमने इस पूरे वायर पे एक एलिमेंट लिया ऐसे, और उसकी वजह से यहां इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं। तो बच्चों देखना, डी क्यू चार्ज ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं होगा, अवे। क्लियर है? ऐसा इसका भाई एक यहां पे ले लो, बिल्कुल ऐसे ही डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट होंगे, एक ऐसे तो एक नीचे, उसकी वजह से ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? और अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, ये थीटा, ये थीटा। ठीक है, थीटा क्यू एक जैसे दिख रहे हैं, ये क्यू चार्ज। ठीक है, अब देखो बच्चों, डी ई इधर, डी इधर, तो डी का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, डी कॉस थीटा, और इधर कितना जाएगा, डी ई साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इधर डी कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, और इधर कॉस थीटा, तो साइन थीटा कट जाएगा, बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट है। समझ रहे हो? कॉस कंपोनेंट ऐड होगा,
अब देखो जब दो चार्ज होते हैं, जैसे आपने ये चार्ज लिया Q, ये लिया Q, तो इनके दो कंपोनेंट होते हैं E नोट E नोट, तो ये थीटा ये थीटा, तो आप कर देते हो 2E नोट कॉस थीटा। तो यहाँ दो है या कितने हैं? तो बच्चों यहाँ इनफाइनाइट एलिमेंट है। कैसे? एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ 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 ऐसे, और सबके एलिमेंट होंगे ऐसे, सबके इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहे हो, किसी का जो नीचे वाले होंगे उनका ऐसे, जो ऊपर वाले हैं ऐसे, तो ऐसे ऐसे झाड़ू जैसे बन रहा होगा, झाड़ू खुल जाती है ना ऐसे, तो उनके जो रेडियल कंपोनेंट होंगे बाहर के तरफ वो तो कट जाएंगे, बाकी सारे तो ऐड होंगे। तो आप दो लिख के तो बदतमीजी हो जाएगी, तो दो नहीं लिखेंगे, यहाँ सबको जोड़ेंगे। और कंटिन्यूस वेरिएबल को जोड़ने का नाम क्या है? इंटीग्रेशन। तो हमें यहाँ क्या लिखना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। ठीक है, मतलब फिर समझा रहा हूँ, आपको लगेगा सर 2 क्यों नहीं लिख रहे हैं आप? तो 2 नहीं लिख सकते, यहाँ तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, उन सबको जोड़ना है, तो जोड़ के चाहे वो 2 हो चाहे इनफाइनाइट हो, वैसे तो इनफाइनाइट ही है, तो जोड़ने का नाम इंटीग्रेशन। जब आप 2 लिखते थे तो क्या इंटीग्रेशन लेते थे? नहीं, तब तो 2 ही चार्ज होते थे आपके पास। अब देखो DE ये रेडियस है, ये एक्सियल पॉइंट है बच्चों, एक्सिस पे है ये पॉइंट, जैसे रिंग होती है ऐसे एक्सिस पे है। तो यहाँ ये डिस्टेंस x दे रखी है, इस पॉइंट पे बताना था। तो देखो यहाँ इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होता है फॉर्मूला? पॉइंट चार्ज मानेंगे ना इस छोटे से एलिमेंट का, तो KQ बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये R ये x, ये डिस्टेंस कितनी होगी? √R² प्लस x² का होल स्क्वायर। ठीक है, और cos थीटा कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझ रहे हो बच्चों? ऐसे। ठीक, क्या हो जाएगा बच्चों? ये KX R² प्लस x² की पावर 3/2 और DQ। ठीक है, देखो बच्चों, अगर पहले चेक कर लेते हैं हमने सही लिखा है, हाँ, ये रूट का स्क्वायर, देखो KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, cos थीटा कितना है? cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो लिख दिया। अब यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 1/2 है, तो 1 + 1/2 3/2। अब तुम देखो इस इंटीग्रेशन में ये पॉइंट फिक्स है, तो x भी फिक्स है और r भी, ये दोनों कांस्टेंट है। तो वेरिएबल कौन है? चार्ज। तो इन सब कांस्टेंट को बाहर लिख लो, जो कांस्टेंट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं बच्चों। ओ 3/2 DQ। अब देखो DQ जोड़ते जाओ इसको, तो 0 to Q, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों से जोड़ के? KQX अपॉन R प्लस x² की पावर 3/2। क्लियर है बच्चों? ओ आपको बता दूं, ये DQ का इंटीग्रेशन कितना होगा? Q लिमिट रख दो, ये आ जाएगा। और इसको सही से लिखना है K को, तो 1/4πε0, ये आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट पे आया, यानी कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अब वो किस डायरेक्शन में होगा बच्चों? इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन पे, और उसकी वैल्यू ये है। अगर ये पॉइंट खिसकते खिसकते सेंटर पे आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो देखो x घटता जाएगा, सेंटर पे x कितना होगा? 0। एट सेंटर x कितना होगा? 0। तो x 0 रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा बच्चों? 0। क्लियर है? एट सेंटर x = 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो ये ओवरऑल डेरिवेशन हुआ, नोट करिए इसको। अब जो केवल एंट्रेंस के स्टूडेंट हैं उनको डेरिवेशन के स्टेप से कोई खास लेना देना नहीं है, बस देखने जरूर होते हैं, कुछ बिगड़ भी जाता, कई बार क्वेश्चन में रायता फैल जाता है बच्चों, बताऊंगा। अब देखो, मतलब डायग्राम में ना वो कुछ गड़बड़ कर देगा, मतलब सिचुएशन बदल देगा, डेंसिटी वेरिएबल कर देगा, तब आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए वैसे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन एडवांस में आते हैं और किसी एग्जाम में नहीं आते, IIT एडवांस में। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें, हमने देख लिया कि यार ये रिंग है, इस पर चार्ज है ऐसे, ठीक है, और इसका रेडियस R है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रहा है x डिस्टेंस पे। तो हम इसको देखना चाहते हैं कि अब जैसे देखो, अगर x पे 0 हो जाएगा, यहाँ ये x अगर बढ़ रहा है तो ऊपर भी बढ़ रहा है, नीचे भी बढ़ रहा है। ठीक है, ऊपर भी बढ़ रहा है, नीचे भी बढ़ रहा है। हम देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई देखो सेंटर पे 0,
रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और बहुत दूर चले जाओ तो वहां भी जीरो। तो इसका मतलब कोई चीज पहले भी जीरो है, बाद में भी जीरो है, तो ऑब्वियसली वो बड़ी होगी तभी तो घटी होगी, बढ़ के घटी होगी तभी तो जीरो हुई होगी। भाई कोई चीज अभी जीरो है और बहुत दूर भी जीरो है, और हमें पता है बीच में उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू है, इसका मतलब पहले वो इंक्रीज हुई होगी फिर डिक्रीज हुई होगी। तो जब इंक्रीज होकर डिक्रीज हुई होगी तो वहां एक उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो बच्चों आपको मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाया होगा कभी, क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स, एक्स का फंक्शन है ना, अब तो ये बदलता जा रहा है एक्स, अगर आप लाइन पे चल रहे हो तो डी बाई डी एक्स जीरो करो, वहां से एक्स आएगा प्लस माइनस आर बाय रूट टू। ठीक है बच्चों, प्लस माइनस आर बाय रूट टू। अब सर कैसे आएगा? तो ये आप सोचो, डॉक्टर लोगों को टेंशन नहीं लेनी जो नीट वाले हैं, और इंजीनियरिंग वालों को अपने आप करना है, ये खुद करो। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो देखो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करना चाह रहा हूँ एक्स के साथ। तो देखो बच्चों, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो होगा, नहीं होगा? तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फिर बढ़ा फिर घट गया, और ये डिस्टेंस क्या है जहां पे बढ़ा? आर बाय रूट टू। उल्टा भी, भाई इधर भी तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां ऐसे। सर उल्टा क्यों बना दिया? क्योंकि देखो रिंग है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा पॉजिटिव एक्स में, और इस तरफ तो अवे इधर होगा ना, नेगेटिव एक्स में जाएगा नहीं पॉजिटिव चार्ज से इधर, तो नेगेटिव होना चाहिए तो उल्टा होना चाहिए डायरेक्शन, तो इधर कर दिया। और ये डिस्टेंस कितनी होगी? एक्स इक्वल टू माइनस आर बाय रूट टू। तो इस तरीके से हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया। ठीक है, अब यहाँ एक प्यारा सा क्वेश्चन आता है बच्चों, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा आता रहता है, वो है ऑसिलेशन का एक चार्ज के। ठीक है, तो देखो आप 11वीं क्लास पढ़ के आए हैं, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, पहले हमने ग्राफ समझ लिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो देखो क्वेश्चन आया कि एक रिंग है, ऐसे रखी है ये। ठीक है बच्चों, ओहो पॉजिटिव चार्ज है इस रिंग पे। ठीक है, चार्ज क्यू है इस पे, इसके सेंटर से रेडियस आर है इसका, एक्स डिस्टेंस पे, और ये फिक्स्ड है। फिक्स का मतलब बच्चों क्या होता है कि बेटा कितने ही जोड़ लगा लेना, ये नहीं चलने वाली। ठीक है, यहां एक चार्ज रखा है माइनस क्यू नोट। ठीक है, हमसे इसके मोशन के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर इसके एक्सिस पे एक नेगेटिव चार्ज को, रिंग के एक्सिस पे एक चार्ज को छोड़ दिया जाए तो वो कैसे मूव करेगा? क्या वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, प्रोजेक्टाइल करेगा, पीरियोडिक करेगा, ऑसिलेटरी, एसएचएम, क्या करेगा ये बताना है। तो देखो बच्चों समझते हैं बात को। अगर मैं इसे फ्री छोड़ दूं, ठीक है, एक बात सोचो, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग की वजह से इधर होगा। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, तो इससे अट्रैक्ट होगा ना, तो इधर की तरफ खींचेगा। सोचो भाई, अगर चार्ज यहां रख दिया मैंने तो इधर की तरफ खींचेगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव इधर नहीं खींचेगा इस रिंग की तरफ, तो इस पे फोर्स कितना होगा बच्चों? क्यू नॉट ई फोर्स होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो F इक्वल टू हो गया माइनस क्यू नॉट ई। ठीक है बच्चों, माइनस क्यू क्योंकि चार्ज नेगेटिव, तो उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है फोर्स, पॉजिटिव एक्स में जा रहे हैं तो फोर्स उल्टा है, इसलिए माइनस लगा है। अब देखो है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पड़ गया है भाई, हम तो पहले फोर्स देखेंगे ना, कैसा है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कैसा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। मानते बच्चों? और अगर ये देखो, ये इधर भागेगा, मान लो अगर तुमने रेस्ट में रख दिया, ये इस पर फोर्स लगा, भाग रहा है, सेंटर पे जाके फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। लेकिन ये यहाँ रुक नहीं पाएगा। सर क्यों नहीं रुक पाएगा? क्योंकि इसके पास मास है, इनर्शिया है। जैसे किसी बच्चे को कहा जाए दौड़ बेटा,
स्केट से दौड़ रहा है वो, तो वो दौड़ना शुरू करता है, जैसे उसका मन हुआ कि मैं रुक जाऊं, नहीं रुक पाएगा उस टाइम। क्यों? एकदम नहीं रुक पाएगा, क्योंकि इनर्शिया मेंटेन हो गई, मोमेंटम मेंटेन हो गया, थोड़ा दूर जाके रुकेगा। बिल्कुल ऐसे ही ये यहाँ फोर्स तो जीरो हो गया, लेकिन रोका तो नहीं ना किसी ने, इस पर तो फोर्स लगातार ऐसे लग रहा था। तो जब ये इधर चला जाएगा फिर फोर्स उल्टा लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर की तरफ, सॉरी इधर की तरफ, और ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा, इधर जाएगा। तो अगर फोर्स इधर लगेगा तो ये रुकते 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 इधर कहीं रुकेगा। फोर्स उल्टा हो गया ना अब इस पे, भाई रिंग इधर पॉजिटिव इधर रह गया, ये नेगेटिव है तो पीछे खींचेगा नहीं, तो रुकते 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 रुक जाएगा, फिर भागेगा, फिर इसके सेंटर पे जाकर फोर्स जीरो, लेकिन रुक नहीं पाएगा फिर इधर। और ये क्या हो रहा है बच्चों, ये अगर ऐसे घूमेगा तो ये तो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। तो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि ये पीरियोडिक है या नहीं, तो पीरियोडिक है ऑब्वियसली, ठीक है। इक्वल फोर्स रहेगा हर इंस्टेंट पे, मतलब जैसे जितनी दूर इधर फोर्स एक्स है एफ है, उतनी दूर इधर, यहाँ फोर्स घटेगा तो उतनी दूर भी इधर फोर्स घटेगा, लेकिन सिमेट्रिकल होगा फोर्स, तो इसका मतलब ये पीरियोडिक मोशन करेगा, ठीक है। क्या ये एसएचएम होगा? तो एसएचएम के लिए कंडीशन क्या होती है बच्चों, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होना चाहिए। तो देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं है, क्योंकि नीचे भी एक्स है ना। तो पीरियोडिक तो है लेकिन एसएचएम नहीं है। हाँ, एक कंडीशन पे एसएचएम हो सकता है, कब? इफ x इज वेरी वेरी लेस देन r, मतलब ये x बहुत छोटा होता है, ये सेंटर से थोड़ी सी दूर रखा होता है, तो तब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को क्या लिख लेंगे बच्चों, आर स्क्वायर, जब x बहुत छोटा है। अब देखना क्या बनेगा, माइनस क्यू के क्यू अपॉन आर क्यू बन जाएगा ना ये, इंटू एक्स। तो फोर्स x के प्रोपोर्शनल हो गया बच्चों, ये क्लियर है? अब बताओ, एसएचएम की कंडीशन है नहीं, ये एसएचएम की कंडीशन है, ये पूरा के होता है, और एसएचएम जब होता है तो 2 पाई अंडर रूट m बाय, ये पूरा के लिखा जाता है। ये नहीं कि सर के ही है, ये तो ये वाला के कौन सा है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये के कौन सा होता है, जो मल्टीप्लाई में होता है एक्स के, तो एक्स के मल्टीप्लाई में तो पूरा है, तो क्यू नॉट के और क्यू है भाई ये अपॉन आर क्यू, ठीक है। ये टाइम पीरियड आ गया, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हो। तो क्या समझ में आया कि अगर x की फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x मोशन ऑफ माइनस क्यू नॉट चार्ज विल बी पीरियोडिक, x की कोई भी वैल्यू है तो पीरियोडिक है, लेकिन अगर स्मॉल वैल्यू है x की तो देन इट विल बी एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बेसिक क्वेश्चन था, क्लियर। अब देखो बच्चों, अब अगर हम वैसे सीक्वेंस की बात करें तो यहाँ डिस्क आ जाती है, ये सब अभी डिस्क वगैरह की वजह से कैलकुलेट नहीं करेंगे। डिस्क इन सब के हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड करेंगे तब इकट्ठे कैलकुलेट होंगे। यहाँ जस्ट रिंग का कैलकुलेट करा है, ठीक है, ताकि आपको लीनियर चार्ज के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सर्कुलर आर्क, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सर्कुलर आर्क। अब ये सर्कुलर आर्क क्या होती है बच्चों? देखो, सर्कुलर आर्क होती है बच्चों, जैसे ये एक आर्क है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं। देखो बच्चों, x ये y, ठीक है। मेडिकल के स्टूडेंट इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इसके प्रॉपर स्टेप देखेंगे, और केवल जो स्कूलिंग करने वाले हैं वो यहाँ से आगे निकल जाएं, इसको स्किप कर देंगे, स्कूल में नहीं आएंगे डेरिवेशन, ठीक है। देखो बच्चों, ये एंगल थीटा, ठीक है, एंगल थीटा, और लीनियर चार्ज डेंसिटी ये Q, ठीक है, रेडियस R, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, लैम्डा समझते हो, 1 मीटर का चार्ज। ये एक आर्क है ऐसे, ठीक है, जैसे चौक है, इसको सर्कुलर आर्क की फॉर्म में मोड़ दूं मैं,
इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखो, सोचो, हमने क्या काम किया बच्चों, ये एंगल फाई, ठीक है, ये डी फाई, ठीक है। हम अच्छा, ऐसे इतनी जल्दी सर कैसे कर दिया आपने, ये वो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। पहले ऐसे सोचो भाई, ये भी तो छोटे छोटे चार्ज मान लो इसमें ऐसे, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट मान लो। ऐसे 11th की बहुत सारी वीडियो में हमने करा है, क्लासेस में, वीडियो बोलते हैं, क्लासेस भी किया हमने। तो ऐसे एक छोटा सा चार्ज यहाँ मान लिया तुमने, तो उसकी पोजीशन लोगे ना, कोई तो एंगल लोगे उसका। तो हमने सोचा यार ये फाई है, बिल्कुल ऐसे ही उसका ये एंगल डी फाई ले लेते हैं, ठीक है। छोटा सा पिग्गी सा एलिमेंट है ये, ठीक है, ऐसे। तो इस छोटा सा एलिमेंट अगर मैं इसे कहूँ कि यार ये डी क्यू चार्ज है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे होगा नहीं बच्चों, डी ई, और ये एंगल कितना होगा? फाई, ठीक है, दिख रहा है, डी ई ऐसे, बिल्कुल ऐसे। इसका भाई है, किधर ले लो, ठीक है, ऐसे। उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे, डी ई, उसका भी एक कॉस कंपोनेंट, इसका भी एक कॉस कंपोनेंट। साइन कंपोनेंट क्या होंगे बच्चों? कट जाएंगे आपस में, क्लियर है? तो यानी कि जो इफेक्टिव कंपोनेंट है भाई, ये देखो, डी साइन फाई इधर और डी कॉस फाई इधर नीचे की तरफ। अगर आप इधर एलिमेंट लेते हो तो उसका कॉस तो इधर जाएगा, साइन फाई इधर जाएगा, तो साइन कट जाएगा। यानी कि इफेक्टिव कंपोनेंट जो है वो क्या होगा? डी ई कॉस फाई, ठीक है। जोड़ दिया, 2 नहीं लिखा, लेकिन कुछ किताब वाले 2 भी लिखेंगे, फिर आप वो सर ने गलत पढ़ा दिया यार ना। अगर कोई 2 लिखता है यहाँ, तो वो क्या करेगा, इसका मतलब उसने ये हिस्सा कवर कर लिया, पहले से ऑलरेडी कंसिडर कर लिया, तो वो लिमिट आधे हिस्से की लेगा, लिमिट, ठीक है। तो ठीक है अगर 2 लिखते हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करते यार, हम पूरा 2 बिना लिखे हम लिमिट पूरे की लेंगे, पूरे को कंसिडर करेंगे, तो अपने आप सारे कवर हो जाएंगे उसमें, ठीक है। समझ में आया? अगर कुछ लोग 2 लिखते हैं ना यहाँ, तो वो आधे की लिमिट लेते हैं। तो देखो, अच्छा एक बात और बताओ, ये डी फाई एंगल है, ये रेडियस है, तो ये लेंथ कितनी होगी बच्चों? आर डी फाई, पता है ना बात? तो भाई सेक्टर का एंगल, ये एंगल डी फाई है, ये आर है, तो आर डी फाई होगा ये, ठीक है। अब देखो, डी ई इंटीग्रेशन के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस फाई। ये कैसे लिख दिया? इस छोटे से पिग्गी एलिमेंट में जो भी चार्ज होगा इसका डी क्यू, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना होगा? के डी क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस फाई। और डी क्यू कितना होगा? के, देखो हमें लेंथ पता लग गई है डी एल, तो अगर इसमें लैम्डा मल्टीप्लाई कर दें तो डी क्यू क्या आ जाएगा? लैम्डा इंटू आर डी फाई, ठीक है, लैम्डा इंटू आर डी फाई। तो लैम्डा आर डी फाई अपॉन आर स्क्वायर कॉस फाई, ठीक है, के लैम्डा बाय आर कॉस फाई डी फाई। समझाया बच्चों? और फाई की लिमिट इधर माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2, ठीक। अरे ये कैसे सर? देखो बच्चों, फाई की लिमिट लेनी है। देखो यहां से लिया था मैंने फाई, तो सबसे पहला एलिमेंट कहाँ था? यहाँ भाई सॉरी फाई यहाँ कितना होगा? 0 होगा नहीं, लेकिन सबसे पहला एलिमेंट तो यहाँ है, तो उल्टा जाना पड़ेगा नहीं तुम्हें? उल्टा जाना पड़ेगा, तो ये होगा माइनस थीटा बाई 2 पे। इधर जाओगे तो कितना होगा? ये इधर प्लस थीटा बाई 2 पे, ठीक है। तो प्लस थीटा बाई 2, यानी कि सबसे पहला एलिमेंट यहाँ और सबसे आखिरी यहाँ, तो माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2। जब उल्टा चलते तो माइनस, तो माइनस थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 के लैम्डा बाई आर। कोस फाई का इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन फाई, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं?
अब देखो, और प्लस थीटा बाई 2, ये माइनस के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2 माइनस माइनस साइन थीटा बाई 2। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों? ये साइन माइनस थीटा माइनस होता है प्लस, तो 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा बाई 2, ये आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों? 2k लैम्डा आर साइन थीटा बाई 2, ये हमारा आंसर है। क्लियर है? तो देखो, अगर मैं अब इसको साफ सुथरा बनाऊं तो हमें पता लगा कि एक आर्क है, ठीक है, ये x है, ये y है। ठीक है बच्चों, और हमसे पूछा जा रहा है कि एंगल थीटा पे, इस पे पूरे पे चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। बताओ बच्चों, कंफ्यूजन है? समझ में आ गया? और इधर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर से इधर की तरफ, बिल्कुल नीचे की तरफ। अब देखो, ये फॉर्मूला बन गया। अब हम इसका डायरेक्ट इस्तेमाल, जो मेडिकल स्टूडेंट है डायरेक्ट कर सकते हो। अब देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। जैसे मिला सेमी सर्कुलर, तो सेमी सर्कुलर में क्या होता है बच्चों? ऐसे बना, ठीक है, इस पे हमने चार्ज रख लिया, ऐसे पूरे पे चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, और हमें ये फॉर्मूला पता है, तो हमें इस पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है बच्चों। ठीक है, मतलब रिंग नहीं है ये रिंग तो बस यहाँ है, चार्ज तो ये तो जैसे ऐसे बनाते हैं ना वो सिस्टम। ठीक है, उसके लिए अब ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ये भी रेडियस है। ठीक, तो देखो बच्चों, ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा, पाई होगा ना, और लैम्डा कितना होगा? क्यू बाय पाई आर, तो ई इक्वल टू 2k लैम्डा की जगह, अच्छा लैम्डा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ, तो क्यू बाय लेंथ कितना होगा बच्चों? ये क्यू बाय पाई आर। ठीक है, और एक आर पहले से है ये, ठीक, और साइन एंगल कितना है बच्चों? पाई बाई 2, तो देखो 2kq पाई आर स्क्वायर साइन 91। ठीक है, अगर आप और आगे सॉल्व करना चाहते हो तो 2k की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक पाई पहले से तो पाई स्क्वायर और q बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, ये सेमी सर्कुलर है। अच्छा, अगर मैं इसे पूरा सर्कुलर बना दूं तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? 2 पाई, तो 2 पाई बाई 2 साइन पाई 0, तो रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो वो क्वेश्चन तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर यही क्वेश्चन हो क्वाड्रेचर यानी कि क्वाड्रेंट वाला पार्ट हो, है ना, ऐसे है, और रेडियस आर है, ये एंगल कितना है? पाई बाई 2। ठीक है, तो बस, तो बताओ अगर लैम्डा लिखना हो तो चार्ज अपॉन लेंथ, ये लेंथ कितनी होती है बच्चों? 2 पाई आर बाई 2, यानी कि पाई आर बाई 2, 2 पाई आर का 4 से डिवाइड करके ये तो आएगा लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ हो गया ये, और थीटा कितना है यहाँ? पाई बाई 2, तो रख दो फॉर्मूले में 2k लैम्डा की जगह q बाय पाई आर बाई 2, तो ऐसे अपॉन आर और साइन पाई बाई 2, तो पाई बाई थीटा बाई 2, तो थीटा की जगह पाई बाई 2 रखोगे तो पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2। आगे फर्दर सोल्व कर लो। क्लियर है? मैं कर देता हूँ बच्चों, मुझे पता है तुम आलसी प्राणी हो। 4kq बाय पाई आर स्क्वायर, और एक ये रूट 2, ये आएगा। ठीक है, बाकी 4 की, सॉरी इसकी k की वैल्यू रख सकते हो,
तो इस तरीके से आप कोई भी एंगल पे कैलकुलेट कर सकते हो। जब ये एडवांस की प्रॉब्लम आप करोगे तो क्या करेगा, डेंसिटी को ना ये फाई का फंक्शन दे देगा। तो अगर आपको बेसिक स्टेप पता है इस डेरिवेशन के जो हमने करा है इंजीनियरिंग वालों को, तो वो आगे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हम एडवांस की क्लासेस में करेंगे। अभी हमारा मेन मोटो है कंसेप्ट बिल्कुल एकदम समझ में आ जाए। तो एकदम जो प्रो एडवांस क्लासेस होती हैं जिनमें बिल्कुल एकदम प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, उसमें ये सब चीज़ें देख सकते हैं। अभी पहले एक बार बेसिक समझ में आए। अब देखो बच्चों, इससे अगला जो केस है वो नीट वाले नहीं करेंगे, सॉरी मेडिकल वाले ना करें इस क्वेश्चन को, और बोर्ड वाले भी निकल जाएं बस इससे आगे। इंजीनियरिंग वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज्ड वायर। ठीक है, लीनियर चार्ज्ड वायर बड़ा बोरिंग सा डेरिवेशन है बच्चों, पढ़ लो आप। नहीं समझ में आएगा दोबारा तिबारा पढ़ना, नहीं तो फिर अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम। ठीक है, अभी रिजल्ट भी याद कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि आप अभी से अगर इसे सीख लोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, करना तो पड़ेगा। देखो बच्चे, एक वायर है ये, ठीक है, इस पूरे पे चार्ज फैला हुआ है। ठीक, और चार्ज फैला हुआ है, चार्ज डेंसिटी दे रखी होगी, लीनियर वायर है, लैम्डा होगा, लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, यहां एक पॉइंट है बच्चों, डिस्टेंस आर पे, और ये एंगल है अल्फा और ये है बीटा। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है बच्चों, क्लियर है? तो देखो कैसे कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे सबसे पहले तो यही सोचो, अगर ऐसे बहुत सारे चार्ज रखे हों, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे कैलकुलेट करना हो तो एक का कंपोनेंट ऐसे, एक का ऐसे, सबके लिखोगे तभी तो रिजल्टेंट आएगा। तो बिल्कुल ऐसे हमने यहाँ क्या काम करा, यहाँ कोई एक एलिमेंट लिया, छोटा सा एलिमेंट, तो छोटा सा चार्ज, और उसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये एंगल फाई और ये डी फाई, ये वाला बहुत छोटा सा। अच्छा एक बात ध्यान देना है, फाई प्लस डी फाई और फाई माइनस डी फाई और फाई तीनों एक ही बात है, समझाया? मतलब फाई में कुछ जोड़ दो छोटी सी वैल्यू, डी फाई तो बहुत छोटी वैल्यू है। तो कोई बच्चा सोचता है सर ये एंगल यहाँ से है, यहाँ से है, ये एंगल कितना होगा, तो ये फाई मान लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया उस एलिमेंट की वजह से। ठीक है, अब देखो ये डिस्टेंस आप मान लो x और ये मान लो dx, छोटी सी लेंथ। ठीक है, अब देखो उस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड dE, ये हो जाएगा dE cos फाई और ये हो जाएगा dE sin फाई। ठीक है, सोचो, बट d आया ऐसे cos फाई sin फाई। ऐसी अगर एक एलिमेंट इधर ले लें तो उसकी वजह से ऐसे कंपोनेंट इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, है ना? तो देखो क्या सारे कंपोनेंट कट जाएंगे ये ऐसे वाले? देखो बच्चों यहां थोड़ा ध्यान देना, यहां क्या है, अल्फा बड़ा है किससे, बीटा से। अल्फा बीटा से बड़ा, अगर ये एंगल बराबर होते तो पक्की बात है ये वाले कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन ये एंगल अलग अलग है, इसका मतलब इन दोनों के कंपोनेंट क्या होंगे, अलग अलग। क्लियर है? तो एग्जैक्ट इक्वल नहीं होंगे, कटेंगे नहीं पूरे। इसका मतलब इसके रिजल्टेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो तो आएगा EX, और इसका रिजल्टेंट पता करना पड़ेगा, वो आएगा EY। फिर बताता हूँ कि जैसे वायर है, अगर ऐसा होता बिल्कुल बाइसेक्टर होता, ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, तो उस केस में ये सारे कंपोनेंट ऐसे जाते, तो ये कंपोनेंट तो ऐड होते हॉरिजॉन्टल और ये आपस में कट जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, ये एंगल बड़ा है तो इसके ज़्यादा कंपोनेंट होंगे तो ये पूरे बराबर नहीं होंगे, इसका मतलब कट नहीं पाएगा। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ ये भी सोल्व करना पड़ेगा और ये भी, तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत का काम है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत का काम है। अब देखो इसको थोड़ा साफ सुथरा कर लेते हैं। डी ई ये फाई, डी ई कॉस फाई और डी ई साइन फाई, समझ रहे बच्चों? ऐसे। अब एक और बात, ये आर है और ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? और ये लेंथ डी एक्स है, तो इसका चार्ज कितना होगा? डी क्यू, लैम्डा इंटू डी एक्स। ठीक है, लैम्डा इंटू डी एक्स। तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटीग्रेशन डी ई कॉस फाई और एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में डी ई साइन फाई। क्लियर है बच्चों? देख लो। तो बच्चों देखो, जैसे ये डिस्टेंस ना, ये डिस्टेंस फाई है और ये डी फाई है, तो ये डिस्टेंस हम x के टर्म में ना लेके हम लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं आर सेक फाई। ये कैसे आया आर सेक फाई? कोस फाई इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो मैं उसमें h लिख लेता हूँ, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर बाई कॉस फाई। तो आर बाई कॉस फाई क्या हो जाएगा? आर सेक फाई। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसे फाई के टर्म में लिखा। ठीक, अब देखो आपने इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फाइंड कर लिया, इसमें कर लेंगे। और ये दो कंपोनेंट कैंसिल नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि अल्फा बड़ा है, अल्फा इक्वल एंगल नहीं है। अगर इक्वल एंगल होते तो कंपोनेंट कट जाते। तो देखो ई एक्स, मुझे बताओ इस छोटे से एलिमेंट जो भी ये डी क्यू चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो के डी क्यू बाय अंडर रूट, सॉरी डिस्टेंस है आर सेक फाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस फाई। ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा ई वाई इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर सेक फाई का होल स्क्वायर इंटू साइन फाई। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब तुम एक बात देखो, ये लेंथ कितनी होगी भाई? डी एक्स है, तो देखो ये लेंथ, ये सेक्टर नहीं है। अगर सेक्टर होता है, ऐसे होता है सेक्टर, तो डी एक्स होता है आर डी फाई। ये सेक्टर नहीं है बच्चों, ये वाला, ये ऐसा कुछ है, ट्रेपीजियम टाइप है, सॉरी ट्रायंगल टाइप है ऐसा। तो इसका मतलब यहाँ हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो क्या करें? तो इस डेरिवेशन का की पॉइंट है बच्चों ये टेन फाई, इसको बाद में देखेंगे, जगह कम है, टेन फाई इक्वल टू एक्स बाई आर। ठीक है, समझा बच्चों? तो x इक्वल टू कितना आएगा? आर टेन फाई। अब तुम इसे डिफ्रेंशिएट कर दो। सर क्यों करें? तो देखो समझ में आएगा, फाई के रेस्पेक्ट में। तो आर टेन फाई का होता है डिफ्रेंशिएशन आर सेक स्क्वायर फाई। तो देखो dx कितना आ गया? आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ये x आ गया। देखो ये लेंथ dx किसके टर्म में आ गई? फाई के, एंगल के, और हमें यही चाहिए था। और dq कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू डी एक्स, और dx कितना है? लैम्डा आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई। तो ये इस डेरिवेशन का एक की पॉइंट है। अब देखो के, ये इरोडो के क्वेश्चन है बच्चों, इरोडो में दे रखे आई, इरोडो फिजिक्स की बुक है। तो लैम्डा आर, और इसके छोटे छोटे पार्ट एच सी वर्मा में पूछ रखे हैं, मतलब आते रहते हैं इंजीनियरिंग के लिए, एक आम बात है ये। लैम्डा आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई, इसकी वैल्यू रखी, और आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, ये कट जाएगा, एक आर से इसकी पावर 2 कट जाएगी, और कॉस फाई। देखो बड़ा इजी सा डेरिवेशन हो गया। अब ये इधर लिख लेते हैं के लैम्डा बाई आर कॉस फाई बाय इंटू डी फाई। ठीक है, अब देखो लिमिट लेते हैं। ये अल्फा यहाँ है, फाई यहाँ से शुरू करा है हमने, यहाँ से, यहाँ फाई 0 होगा। अगर उल्टा जाना है तो फाई यहाँ कितना होगा? माइनस बीटा। ठीक है, और यहाँ कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा। ओह सॉरी, यहाँ कितना होगा? ये फाई
प्लस अल्फा, ठीक है। तो देखो माइनस बीटा टू अल्फा, ठीक है, ई की वैल्यू, तो के लैम्डा बाई आर कोस फाई डी फाई। देखो कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन फाई, ठीक है, अल्फा टू माइनस बीटा। जब इसे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। प्लस कैसे आएगा, एक तो लिमिट का माइनस और एक माइनस फाई, तो साइन में से बाहर आ जाता है माइनस, ठीक है। तो ई आ गया, ये है ई एक्स, ठीक है बच्चों, एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सिमिलरली अगर आप देखो, अगर ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, तो मैं इसे रब कर रहा हूं। इस इंटीग्रेशन में क्या अंतर होगा बच्चों, सब कुछ सेम होगा, ये सारा ये के लैम्डा बाई आर, बस इंटीग्रेशन होगा साइन फाई डी फाई, और ये माइनस बीटा से एल, वही इनिशियल वैल्यू माइनस बीटा है फिर अल्फा है। तो देखो इसको क्या लिखोगे, के लैम्डा बाई आर साइन कितना हो जाएगा बच्चों, साइन अल्फा, यानी यहाँ अल्फा रखेंगे, और माइनस साइन ऑफ माइनस बीटा, ऐसे लिखा। ओ गलत हो गया, साइन फाई का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस कोस फाई, ठीक है, और माइनस बीटा से अल्फा। तो देखो के लैम्डा बाई आर माइनस, यहाँ लिख लेते हैं कोस अल्फा, और माइनस ऑफ कोस माइनस बीटा, ये मैंने सोल्व करके दिखाया आपको। तो के लैम्डा बाई आर कोस बीटा माइनस कोस अल्फा आएगा, ठीक है, ई वाई। समझ में आ गया बच्चों। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन गया। अब ये सारा जो आलतू फालतू का काम था ये सब मिटा देते हैं और साफ सुथरे फॉर्मूले याद करने हैं आपको, ठीक है, कि भाई ये ई एक्स और ई वाई रखना है हमेशा याद। तो जैसे अब ये वायर है, ठीक है, ऐसे अगर मैं कहूं कि यार ये वायर लॉन्ग वायर हो गया, तो लॉन्ग का मतलब तो इधर भी लंबा बढ़ता जाएगा, इधर भी, है ना, तो ये एंगल है अल्फा। तो अगर लॉन्ग वायर हो जाए तो अल्फा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कितना बढ़ सकता है मैक्सिमम 90 तक। पता कितना बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, इधर बीटा भी 90 तक बढ़ सकता है। ये सोचो आप भाई, आप 30 60 डिग्री 70 80 तक यकीन कर लोगे, 80 से आगे 85 88 89.9, तो 90 भी हो सकता है ना। तो अगर पहला केस है लॉन्ग वायर, ठीक है, तो लॉन्ग वायर की वजह से आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। लॉन्ग वायर का मतलब तो ऐसा हुआ ना बच्चों, इधर भी इन्फिनिटी इधर भी, है ना, लॉन्ग वायर मतलब इनफाइनाइट लेंथ। तो इस केस में अल्फा और बीटा क्या क्या हो जाएंगे, पाई बाई 2, है ना। तो देखो अल्फा की जगह पाई बाई 2 रखो, बीटा की जगह पाई बाई 2, साइन 90 प्लस साइन 90, देखो ई एक्स के लैम्डा बाई आर साइन 90 प्लस साइन 90 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 + 1 2 के लैम्डा बाई आर, ये ई एक्स आ गया। और जब इसमें 90 90 रखोगे कट नहीं जाएगा ये, तो ई वाई 0। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई एक्स है ओनली, एंड दैट इज क्यू लैम्डा बाय 2 के लैम्डा बाय आर। बड़ा इंपॉर्टेंट सा केस है ये, 2 के लैम्डा बाय आर। क्लियर है। अब देखो भाई लॉन्ग वायर था ये, अगर ऐसा केस आ जाए, मिटा दूं मैं इसको, अगर क्वेश्चन आ जाए ई एक्स और ई वाई आपको पता है, इसको मिटा देता हूं। दूसरा केस है लेंथ ऑफ एंड ऑफ लॉन्ग वायर, ठीक है। तो देखो ऐसी इनफाइनाइट लेंथ है और यहां पॉइंट है आर डिस्टेंस पे। अब पूछा जा रहा है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हमने एक वायर की वजह से कैलकुलेट कर रखे हैं। तो देखो इस केस में अल्फा बढ़ता 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 90, तो अल्फा तो 90 हो गया, और बीटा नीचे तो वायर है ही नहीं ना, तो बीटा कितना हो जाएगा 0। तो देखो हम पहले ई एक्स फाइंड करते हैं, ई एक्स के लैम्डा बाय आर साइन 90 प्लस साइन 0, तो साइन 0 तो हट ही गया,
साइन 90 भी हट गया, कितना आ गया के लैम्डा बाय आर, ये ई एक्स आ गया जो इधर की तरफ होगा, ठीक है। ई वाई में रखो के लैम्डा बाई आर, कॉस बीटा, बीटा कितना है 0, कॉस 0 माइनस कॉस अल्फा 90, ये देखो ऐसे लिखा था ना कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, तो कॉस बीटा 0 रख दिया, ये माइनस आ गया, तो कितना आ गया के लैम्डा बाय आर, ठीक है। यानी कि दोनों इस तरीके से आए, के लैम्डा बाई आर इधर, के लैम्डा बाई आर इधर, दोनों इसी के कंपोनेंट है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा इधर, और इक्वल है तो इसका मतलब 45 से गुजरेगा। और जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं, बताओ बच्चों मैथ्स वालों, इंजीनियर्स, कितना होगा ये के लैम्डा बाय आर √2 और 45 डिग्री यानी कि π/4 एंगल पे होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे अगर एक वायर के एंड पे है और वायर है लॉन्ग, ठीक है, तो इसे बोलते हैं एंड ऑफ लॉन्ग वायर, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। समझ में आया आपको, यानी कि उन फॉर्मूलों का डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा एक केस और देख लेते हैं जो एससी वर्मा वगैरह में है, थर्ड। अगर मैं कहूं कि ये दोनों एंगल सेम है, मतलब ये भी थीटा ये भी थीटा, और इस पे आज देखो थोड़ा ये क्वेश्चन ही बना लेते हैं। ये जैसे एक वायर से आप r डिस्टेंस पे हैं और इस पे चार्ज दे रखा है q, ठीक है, और ये भी नहीं दे रखा है। चलो पहले मैं तुम्हें सिंपल केस समझाता हूँ, थीटा और ये लैम्डा। तो देखो बच्चों इस केस में अल्फा बीटा किसके बराबर हो गया, थीटा के ना, तो फॉर्मूला ई एक्स क्या आ जाएगा, के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या आ गया 2k लैम्डा साइन थीटा बाय आर, ठीक है, 2k लैम्डा साइन थीटा बाय आर। और ई वाई 0 आएगा, चेक करो कैसे 0 आएगा, क्योंकि उसमें कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर का ऐसे आएगा, ठीक है। समझ रहे हो, बिल्कुल वो बेसिक फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब इन्हीं क्वेश्चन में क्या कर सकता है, जैसे थीटा की जगह क्या कर देगा, ये नहीं बताएगा, ये लेंथ दे दी, बोला इस पर टोटल चार्ज क्यू है, ये डिस्टेंस आर है, तो यहाँ साइन थीटा कैसे लिखोगे, पहले तो लैम्डा, तो देखो लैम्डा इसकी लेंथ एल है, तो लैम्डा कितना होगा क्यू बाई एल, चार्ज अपॉन लेंथ। और ये थीटा कैसे आएगा, तो सोचो ये आर है, ये लेंथ आधी कितनी होगी L/2, तो पाइथागोरस से ये कितनी आ जाएगी L/2 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखो लैम्डा की जगह तो आप लिख देना क्यू बाई एल जो गिवन है, और साइन थीटा की जगह क्या लिख दोगे इस ट्रायंगल में L/2 अपॉन दिस वैल्यू। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। तो आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा, एक चार्ज के चारों तरफ वो स्पेस जिसमें वो दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल कर सकता है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसी यूनिट चार्ज को अगर फील्ड में रख दे, ठीक है, उस पर जो कूलम फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेक्टर क्वांटिटी था और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शॉर्टकट में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। दूसरा नाम इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है, और पॉइंट चार्ज की वजह से इसका फॉर्मूला KQ/R² होता है। उसके बहुत सारे क्वेश्चन करे सुपर पोजिशन के, पॉजिटिव से अवे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव से उसकी तरफ होता है ना। और फिर हमने क्या किया, लीनियर चार्ज जैसे रिंग, आर्क, वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, ठीक है। अब इससे बड़े क्वेश्चन जो है वो एडवांस की क्लासेस में होते हैं। इतने क्वेश्चन आपको आ गए तो आप JEE मेन तक ही आपका तैयारी हो जाती है बेसिक लेवल पे। अब अगली क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और चार्ज पार्टिकल को किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो वो कैसे बिहेव करता है, ठीक है। तब तक बाय, मेहनत करिए, थैंक यू।